हमारी परिस्थितियाँ और लोग कभी-कभी हमारी इच्छाओं के विपरीत हो जाते हैं, जिसे हम सँभालना तो चाहते हैं लेकिन सोचने-सँभलने का समय ही नहीं मिलता। हमारी करुणा, दया हम पर हावी हो जाती है क्योंकि आज के ज़माने में वैसे नहीं हैं सभी लोग जैसे वे दिखते हैं। आप मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं अपनी चाची के साथ रहता था क्योंकि वह बड़े से घर में अकेली थी। वैसे तो उनकी तबीयत ठीक-ठाक और सेहतमंद थी, हमेशा अच्छी ही रहती थी। पर मेरी दरियादिली ने मुझे यह दिन दिखाए, यह मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं किसी काबिल नहीं रह गया था। चाची ने मेरे साथ जो कुछ किया, यह मैं सोचकर भी काँप उठता हूँ कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। चाची के पास रहते हुए मुझे कुछ ही समय हुआ था कि अचानक ही मेरी तबीयत तेज़ी से गिरने लगी थी और मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी तबीयत में बहुत ही ख़राब महसूस कर रहा था। मेरा सर भी बहुत ही भारी था। आज भी जैसे ही मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मेरे पैरों में तेज़ दर्द था और यह सब मेरी समझ से बाहर था। आखिर मेरे साथ यह हो क्या रहा है? वैसे तो बिल्कुल ठीक था, मुझे कोई चोट नहीं लगी थी, बस इतना पता था कि जब भी मैं चाची के पास रहने आया था तब से मुझे टाँगों में दर्द की बीमारी शुरू हो गई थी। मैं हिम्मत करके उठा और हाथ मुँह धोकर बाहर आंगन में निकल आया। चाची घर की सफाइयाँ कर रही थी, मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरे पास आकर मेरे माथा चूमा और बोली, "उठ गया मेरा शहज़ादा।" और फिर पास पड़ी सोफ़े पर इशारा किया और बोली, "यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ।" चाची का अंदाज और रवैया बिल्कुल मेरी माँ के जैसा था। वह मुझसे मेरी माँ की तरह ही प्यार करती। मैं उनके कहने पर पास पड़े सोफ़े पर बैठ गया और चाची नाश्ता बनाने चली गई। उनको मुस्कुराता देखकर मुझे भी सुकून हो गया था और भगवान का धन्यवाद किया कि अब मेरी चाची ज़िंदगी की तरफ लौट रही हैं और मुस्कुराना और बोलना भी शुरू कर दिया था। और यह सब मेरी माँ की कुर्बानी की वजह से हुआ था। वह मेरे आने से पहले की तरह हो गई थी, वरना कुछ समय पहले होने वाले हादसे ने उनके चेहरे की हंसी ही छीन ली थी। यह कैसा हादसा जिसमें चाची के जीने की आस ही ख़त्म कर दी थी। चाची के जवान बेटे की मौत ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया था। चाची के बेटे की अचानक मौत ने चाची को पागल सा कर दिया था। मेरे चचेरा भाई कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से चला गया था। उसे न तो कोई बीमारी थी न तकलीफ़ थी, मगर ज़ाहिर सी बात है कि मौत के लिए कोई समय तय नहीं है कि किस समय आ जाए। जिसका जब समय आता है वह भगवान के पास चला जाता है, लेकिन हम इंसानों के अंदर इतना सब्र कहाँ है, हम सब्र नहीं कर पाते और जाने वाले के पीछे रो रो कर खुद को हलकान कर लेते हैं। हम यह नहीं सोचते कि भगवान ने जो दिया उसे वो ले भी सकता है। कितना भी शक्तिशाली इंसान क्यों न हो, उसे भगवान के पास लौट कर जाना ही पड़ेगा। मेरी चाची भी अपने बेटे की मौत के गम में पागल हो गई थी और बुरी तरह से चीख चीख कर अपने बेटे के लिए रोती थी। वह मेरी चाची का इकलौता बेटा था और चाची अपने बेटे पर जान छिड़कती थी। चाची की ज़िंदगी बेटे से शुरू होकर बेटे पर ही ख़त्म होती। मेरे चाचा की मौत तो बहुत पहले हो गई थी। मेरे चाचा अपने पीछे बहुत सारी दौलत ज़्यादा छोड़ कर गए थे। इसीलिए मेरी चाची को पैसों की कोई कमी नहीं थी। बस उनका एक ही बेटा था और उन्होंने अपने कलेजे से लगा कर पाला था। जीने का सहारा बस उनका बेटा ही था। बहुत ही लाड प्यार से उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। उसे ज़िंदगी का हर सुख दिया। उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी जो चाची ने पूरी न की हो। चाची का बेटा यानी मेरा कजिन बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, मगर इसके बावजूद भी मेरे कजिन ने नखरा नाम का कोई शब्द नहीं आता था। वह बहुत ही हंसमुख मिलनसार लड़का था। उसने अपने लाडले
पर और अमीर होने का कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। और सच तो यह था कि उसकी मौत का हमें भी बहुत सदमा पहुंचा था। वह उन लोगों को देखा जो मरते हैं तो सबकी ज़ुबान पर सिर्फ अफ़सोस और तारीफ़ ही होती है। ऐसा नहीं था कि वह मर कर ही अपनी अहमियत जता गया था, जबकि जब वह ज़िंदा था तब भी पूरा ख़ानदान और जानने वाले उसकी बहुत तारीफ़ करते थे, जिस पर चाची का सर गर्व से ऊंचा हो जाता। गर्व से सर उठाकर कहते, आखिर बेटा किसका है। और जब वह मरा तो सबको ही बहुत अफसोस था। तब मेरी मम्मी ने चाची की पागलों जैसी हरकत देखी नहीं गई और उन्होंने अपने दूसरे नंबर वाले बेटे यानी मुझे चाची को सौंप दिया, ताकि चाची का दिल बहल जाएगा और चाची को थोड़ा सब्र आ जाएगा। इस तरह मैं पूरी तरह से चाची के साथ रहने लगा था। चाची भी शुरू में तो मुझे घूरती रहती और मुझे साफ महसूस होता था कि जैसे वे मुझे मुश्किल से ही बर्दाश्त कर रही है, मगर फिर भी हर समय मुझे सामने देखकर वह धीरे धीरे समझने लगी थी और अब मेरा बहुत ही ख्याल रखने लगी थी। मुझे अपने बेटे के समान और कमरा भी दिया था और खुद मेरे पास सोने लगी थी। मैं समझता था वह अपना बेटा खोने के बाद बहुत ज़्यादा डरने लगी हैं, इसीलिए मेरे साथ सोती हैं। रात को मुझे अकेला कमरे में नहीं छोड़ती हैं। मैं भी चाची को इस ममता पर खुश हो गया था और उन्हें अपने कमरे में सोने देता था। लेकिन आधी रात को जब मेरी आँख खुलती तो चाची मुझे जागी हुई मिलती थी। मगर मुझे जागता हुआ देखकर वह सोती बन जाती थी। कुछ दिन तो धीरे धीरे ऐसे ही गुजर गई। मेरी नींद तो अब बहुत ही गहरी होने लगी कि रात का सोया हुआ मैं सुबह ही उठता था। और जब मैं सुबह उठता तो मेरी टांगें बेजान सी महसूस होती थी। शुरू शुरू में अपनी हालत पर मैंने थकान समझ लिया था। हालांकि मैं कोई बहुत भारी काम नहीं करता था, बस बाहर निकलकर दोस्तों के साथ घूम लेता था। और अब तो वह भी छोड़ दिया और सारा दिन घर में ही पड़ा रहता। मगर मेरी हालत ठीक होने की बजाय वैसी की वैसी ही थी, बल्कि और भी ज़्यादा खराब होने रहने लगी। अब तो पूरा शरीर ही दर्द करने लगा था। मैं परेशान रहने लगा। चाची को भी बताया, मगर उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि थकान होगी, आराम कर लो। तंग आकर मैंने अपने घर वालों को बताया तो वह लोग मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो डॉक्टर चीख पड़ा, क्योंकि चाची रोज़ाना मेरे साथ। मेरा नाम मोहित है, मेरी उम्र 18 साल है और मैं एक अच्छे खाते पीते घर में पैदा हुआ था। हम 5 भाई बहन थे। मेरे पिता ने अपना कपड़े का कारोबार था, जिसकी आमदनी से हमारी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। मेरे पापा सिर्फ 2 ही भाई थे। चाचा के मुकाबले मेरे पापा का बिजनेस छोटा था और हम भाई बहन भी ज़्यादा थे, मगर पापा ने फिर भी हमें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया और पढ़ाया लिखाया। जबकि मेरे चाचा का एक ही इकलौता बेटा था। चाचा के मरने के कुछ ही समय पहले जन्म लिया था। चाचा की मौत हादसा थी, एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। चाचा की मौत से चाची बहुत ज़्यादा टूट गई थी, लेकिन अपने बेटे को देखकर उनके अंदर जीने की उमंग जगी थी। चाची ने अपने बेटे को बहुत मोहब्बत से पाला था। बाप की कमी तो औलाद को रहती ही है, मगर चाची ने कोशिश की थी कि मेरा कजिन बाप की कमी को ज़्यादा महसूस न करे। वह मेरे कजिन को मुंह से कोई भी फरमाइश सुनती तो उसे ज़रूर पूरा करती थी। मगर हमारी ज़िंदगी अलग थी। हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना अच्छा तो था, लेकिन पढ़ाई के खर्च और घर के दूसरे खर्चों की वजह से पापा की कमाई का बड़ा हिस्सा उन खर्चों में ही निकल जाता। मेरी माँ कुछ पैसे बचा रही थी ताकि बच्चों की शादी के समय उन्हें दूसरों का मुंह न ताकना पड़े। इसीलिए हम बहन भाई अपनी इच्छाओं को सीमित रखते थे। मगर हमारे कजिन की बात अलग ही थी। चाची का तो बस नहीं चलता था पूरी जायदाद अपने बेटे के ऊपर ही एक बार में ही नौछावर कर दे। चाची और मेरी माँ में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ मेरी माँ के मिलनसार औरत थी। हमदर्द तबीयत का था। चाची
अपने आप में ही रहने वाली इंसान थी। उनका सारा ध्यान तो और सारा प्यार तो बस अपने बेटे के लिए ही था। उन्हें किसी की कोई मतलब नहीं था। जब हमारे चाचा ज़िंदा थे तब चाचा और हम सब वहीं मिलकर रहते थे। मगर चाचा की मौत के बाद चाची अपने बेटे को लेकर एक महंगे घर और बहुत अच्छे इलाके में रहने लगी। लेकिन हमारे बीच में जो प्यार का बंधन था, रिश्ता था, वो ख़त्म नहीं हुआ। हम अक्सर चाची के घर चले जाया करते और मेरा कजिन भी हमारे घर चला आया करता। और बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, जिसने अपने बाप की मौत के बाद मेरे पापा को ही अपना बाप समझ लिया था और अपनी हर समस्या मेरे पापा से पूछना और उन्हें अपनी हर मुश्किल बताता था। मेरी माँ को भी वह माँ का ही दर्जा देता और हम बहन भाइयों में भी उसका बहन भाइयों वाला ही रिश्ता था। कयामत तो तब हम पर टूट पड़ी जब एक रोज़ अचानक ही सुबह सुबह मेरे भाई के मरने की मुझे खबर मिली। हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था और हम लोग सब के सब दंग रह गए थे, क्योंकि वह एक दिन पहले ही हम सब से मिलकर गया था और उस समय वह बिल्कुल ठीक ठाक था और एकदम स्वस्थ था। फिर सुबह सुबह अचानक ऐसा क्या हो गया? इंसानों के अंदर यह तो नेचुरल है कि जब हम किसी के मरने की खबर सुनते हैं तो उसके मौत का कारण भी खोज लगते हैं। हमें लगता है कि वह इंसान मरा है तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। हालांकि मौत के लिए किसी कारण का होना ज़रूरी नहीं होता। हम भी अपने कजिन की मौत पे हक्का बक्का रह गए थे और रोते हुए चाची के घर पहुंचे गए थे। सामने ही हमारा कजिन अपना बेजान शरीर के लिए हुए गहरी नींद में सो रहा था और यह दृश्य हमारे लिए इतना दर्दनाक था कि हमारा दिल का फटने वाला था। ऐसा पहली बार हुआ था कि हम वहाँ पहुँचे और हमारा कजिन दरवाजे से हमें लेने नहीं आया, बल्कि हमें उस तक जाना पड़ा। चाची ने ज़ोर ज़ोर से चीख पूरे घर में गूंज रही थी, जिसकी वजह से सब ही आंखों में आंसू बह रहे थे। चाची का सदमा हम सबके बड़ा था। वह तो अपने जीने की इकलौती वजह ही हम सब भी रोते हुए चाची के पास पहुँचे और अपने कजिन की मौत के पीछे का कारण जानने लगे। तब चाची ने रोते हुए बताया कि रात को तो अच्छा भला था, खाना पीना भी चाची के साथ किया था और फिर बोला कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। चाची ने बताया कि फिर मैंने उसे आराम करने के लिए अपने कमरे में भेज दिया। मगर सुबह जब कॉलेज जाने के लिए चाची ने उसे जगाया तो उसके कमरे में पहुंची तो उसका शरीर बेजान हो चुका था। उसकी अचानक मौत ने सबको ही चौंका दिया था। चाची के लिए तो यह बहुत बड़ा हादसा था। वह तो लगभग पागल हो गई थी और ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर अपने बेटे को पुकार रही थी। जब हमारे कजिन के शरीर का अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा तो चाची बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मेरी माँ ने भी बहुत उदास थी और चाची को संभाल रही थी। आसपास लोग चाची के अफसोस कर रहे थे। कितनी जमीन जायदाद और चाचा का चलता कारोबार अब किसके हवाले करेंगे, क्योंकि पति तो पहले ही मर गया था और अब जवान बेटा इकलौता सहारा था, वह भी छोड़कर चला गया। लोगों की इस तरह की बातों पर मेरी मम्मी को बहुत अफसोस हुआ। जिसका जवान बेटा छोड़कर चला गया हो उसे भला अब दौलत से ज़्यादा आज से क्या करना। सबसे कीमती चीज़ तो औलाद होती है। जब वही नहीं रही तो दौलत ज़्यादा तो बेमौल हो जाती है। माँ के लिए तो उसकी पूरी दुनिया उसका बच्चा ही होता है और वही दुनिया चाची की लूट चुकी थी। चाची ने बहुत देर बाद बहुत ही मुश्किल से होश में लाया गया, मगर जैसे ही होश में आने के बाद उन्होंने अपने बेटे को अपने पास नहीं देखा तो वह उल्टी सीधी बातें करने लगी। कभी कहती कि उनके बेटे को किसी ने मार डाला है और कभी वह चीखने लगती और उनको बेटा जिंदा है, अपने कमरे में सो रहा है, जल्दी से उठकर लाओ, मैं अभी उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हम सब जानते थे कि उनकी हालत तो उनके जवान बेटे की अचानक मौत
की वजह से ऐसी हो गई है, इसीलिए सबकी ही आंखों में आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने जब यह देखा तो वह परेशान हो गई, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी चाची के पास नहीं रह सकते थे और अब चाची अपने बड़े से अकेले घर में कैसे रहती। हम लोगों को तो अपने घर जाने ही था, क्योंकि हमारा अपना घर था। मम्मी ने चाची को अपने साथ चलने को कहा, मगर वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि तभी भी मेरा बेटा यहाँ आ सकता है। चाची की ऐसी बातें सुनकर उन्हें अकेला छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। फिर तय हुआ कि हम में से किसी एक को चाची के पास रुक जाना चाहिए, ताकि वे अकेली ना रहें और जो कोई उनका ख्याल रख सके। मेरी बहनों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था और बड़ा भाई चाची के पास रहने को तैयार नहीं था। इसीलिए घर वालों ने मुझे ही चाची के पास छोड़ दिया और मुझे समझा बुझाकर चले गए। शुरू शुरू में तो चाची का रवैया वैसा ही था। वह उठते बैठते पागलों जैसी हरकत करती रहती थी। कभी कभी चीखने लगती तो कभी कभी अबड़ जबड़ आने लगती। मैं सामने होता तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से घूरने लगती। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे अभी कच्चा खा जाएंगी। मैं अपने बेटे की जगह मेरा होना उन्हें शायद बिल्कुल गंवारा नहीं था। मैं चाची को घूरने के डर जाता था, मगर मैं खुद को समझाता था कि चाची भी इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है। अगर मैं भी डर कर पीछे हट गया और उन्हें अकेला छोड़कर चला गया तो चाची फिर क्या होगा? वह किसके सहारे ज़िंदा रहेंगी? यही सोचकर मैं सब्र कर लेता था। मुझे उनकी परवाह भी थी। मैं चाहता था कि किसी तरह चाची नॉर्मल हो जाएं। उनकी तबीयत पहले की तरह ठीक हो जाएगी तो मैं फिर से अपने घर चला जाऊंगा। इसीलिए मैं चाची कि हर बुरे रवैये को सह रहा था और मैं उन्हें ये हर तरह से मनाने की कोशिश करता रहा। तो चाची भी अब कुछ कुछ बदलने लगी थी। अब वह घूरती नहीं थी, बल्कि वह मुझे आंखों में चमक लिए देखती रहती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह मुझे देखकर कितना खुश हो जाती हैं। एक दिन वह मुझे पकड़कर अपने बेटे के कमरे में ले गई और उसका सारा कीमती सामान उठाकर मुझे देने लगी। चाची के अंदर आए इतने बड़े बदलाव पर मैं हैरान था, मगर मैं खुश भी था कि चलो मैंने चाची को दुख के समंदर से निकाल लिया है। धीरे धीरे चाची नॉर्मल हो रही थी, जिंदगी की तरफ लौट आएंगी और मेरा यह सोचना बिल्कुल सही निकला था। चाची बहुत ज़्यादा संभलने लगी थी, मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती और मुझे अपने पास बिठाकर मुझे खाना खिलाती। ज़्यादातर समय मेरे आसपास ही रहती, बहाने बहाने से मेरे सारे काम करती। मैं भी चाची के इस रवैये से बहुत खुश था कि चलो धीरे धीरे चाची अब ठीक हो रही हैं। लेकिन अभी अगर मैं रातों को जागता तो चाची मुझे जागती मिलती थी। मुझे चाची की अभी भी चिंता रहती थी। मुझे लगता कि शायद अब भी वे अपने बेटे को भूल नहीं पाई हैं और उनकी याद में रात को जागती रहती हैं। लेकिन चाची मेरे कमरे में मेरे पास ही सोती थी। कुछ दिन बाद मेरी नींद बहुत ही ज़्यादा गहरी होती चली गई कि मैं रात को सोता तो सुबह ही उठता, वह भी चाची के जगाने पे ही उठता। मैंने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे यही लगता कि दिन भर की थकान की वजह से शायद रात को मेरी गहरी नींद सो जाता हूँ। लेकिन इतनी लंबी नींद के बाद भी मेरी सेहत अचानक धीरे धीरे गिरने लगी थी। मैं थका थका सा रहने लगा था और सुबह उठना तो मेरी टांगें बेजान सी होती थी। मैं इसे अपनी थकान समझ लेता और अपनी हालत को इग्नोर कर देता। अपनी तरफ से पूरा आराम करने की कोशिश करता, मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब तो धीरे धीरे मेरे चेहरे की चमक भी खत्म होने लगी थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। हालांकि मेरी चाची मुझे अच्छा खाना दे रही थी। सोने से पहले एक गिलास दूध भी देती। सुबह दूध, ब्रेड, मक्खन, पता नहीं नाश्ते में टेबल पर क्या क्या मौजूद रहता। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी अपनी चाची के घर में अपने घर से ज़्यादा ऐश में गुजर रही थी। मगर फिर भी मैं कमज़ोर होता जा रहा था और यह बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने एक दिन अपनी
यह परेशानी अपनी चाची को बताई तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। मेरी बात पर चाची ने गौर से मुझे देखा और ना में सिर हिलाते हुए बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ़ तुम्हारा वहम है। तुम दोस्तों के पास चले जाते हो तो खेलने कूदने में थकान हो जाती होगी। आराम करो, ठीक हो जाएँगे। मैं चाची के इस बात को सुनकर चुप हो गया था, मगर मैं कोई बच्चा नहीं था जो मैं अपनी हालत को ऐसे इग्नोर कर देता। नया-नया जवान हो रहा था, खेलने कूदने से मुझे इतनी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने चाची को ज़्यादा वहम नहीं की और अपने कमरे में आराम करने चला गया। अब तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना भी छोड़ दिया था। बाहर से थोड़ा बहुत सामान चाची के लिए ले आता। अब मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि चाची का ख़्याल रखने की बजाय उन पर बोझ बनता जा रहा हूँ। मैं खुद सारी ज़िम्मेदारी लेना चाहता था, मगर मैं अब बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका था। घर में चलना भी मुश्किल हो रहा था। कॉलेज जाना तो दूर की बात थी। कभी-कभी जब कॉलेज चला जाता तो मेरे दोस्त मुझे हैरत से देखते और कहते कितने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो। अब तो मेरी टीचर ने भी महसूस कर लिया था और मुझे सलाह दी कि किसी डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन मैं करता तो क्या करता, चाची ने तो मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। फिर एक दिन मजबूर होकर मैं अपने घर चला गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। मेरी हालत देखते ही मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मेरे पापा मुझे उसी समय डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरी हालत देखी तो वह मुझे देखकर चौंक गया। उसने मेरा चेकअप दिया तो वह भी हैरान हो गया। वह मुझसे तरह-तरह के सवाल करने लगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे साथ कौन-कौन है। पापा ने ऐसे सवालों से हैरान थे। मेरे डॉक्टर को बताया कि मैं अपनी चाची के साथ रहता हूँ और घर में सिर्फ चाची के अलावा और कोई नहीं होता। डॉक्टर ने यह सुनकर हैरत का इज़हार किया और मेरी हालत की वजह मेरे पापा को बताई तो मुझे और पापा को तेज झटका लगा। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और मैं सर था और मैं बैठ गया था। हम दोनों पापा बेटे सर झुकाए घर पहुँचे तो घर वाले हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हम दाखिल हुए मेरी माँ ने मेरे पास आई और पूछा डॉक्टर ने क्या कहा? पापा शायद गुस्से में थे। वह गुस्से में बोले कि वो औरत दिमागी मरीज़ है और बहुत ही बेशर्म है। पापा तो यह भी बोल गए कि चाची ने अपना बेटा खुद मारा होगा। मेरी माँ हैरान रह गई कि पापा को समझने की कोशिश करने लगी कि वह भला ऐसा क्यों करेगी, अपने बेटे की जान कोई क्यों लेगा। वह तो उसे कितना प्यार से पाल रही थी। माँ की बात पर पापा भड़क उठे और उल्टा मेरी माँ से ही लड़ने लगे। औलाद हमारी नहीं है तो तुम उस औरत के दिल बहलाने के लिए मेरा बेटा उसे दे आई थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वह मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी? पापा की बात सुनकर मम्मी भी चौंक गई और मुझे देखा तो मैं अपना सर झुकाए बैठा हुआ था। मुझे दुख हो रहा था कि मैं उस औरत को अपनी माँ समझता रहा और वह मेरे साथ क्या करती रही। मेरे कानों को तो अब तक डॉक्टर की बात गूंज रही थी। डॉक्टर ने पापा को बताया था कि मुझे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी यह हालत हो गई थी और धीरे-धीरे मौत के मुँह में जा रहा था। तब मुझे पता चला कि क्यों अब रातों को गहरी नींद सोने लगा था और चाची क्यों मुझे रोज़ाना सोने से पहले एक गिलास दूध देने कभी नहीं भूलती थी। पापा ने मेरी मम्मी को बताया तो वह सदमे से एक तरफ बैठ गई थी। मगर मैं घर में आकर किसी को न बताता तो यकीनन एक दिन खामोशी से इस दुनिया से चला जाता और मेरी माँ-बाप को मेरे मरने की वजह भी पता नहीं चल पाती। मेरी माँ मेरी हालत देख कर रो रही थी और मुझसे माफ़िया मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। मैं नासमझ थी जो उस औरत को समझ नहीं पाई और तुम्हें उसके हवाले कर दिया। ना कि मैं जानता था कि मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी, मैं अपनी माँ का कोई बोझ नहीं था, बल्कि वह तो वाक़ई चाची के ख़्याल
से मुझे वहाँ छोड़कर आई थी। उनका दिल बिल्कुल साफ था। अब मेरी माँ ने मुझे अपने साथ ही रख लिया और फिर एक दिन मैं, पापा और मेरी माँ मेरा सामान लेने चाची के घर पहुँच गए। पापा ने चाची से लड़ाई की, उन्हें भला बुरा कहा कि वह अपना जवान बेटा उनके हवाले करके गए थे और उन्होंने इसका क्या सिला दिया। इस पर चाची ने जो बात कही, उसे सुनकर मेरे माँ बाप की बोलती बंद हो गई। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोलें। चाची गुस्से से चीखते हुए कहने लगी, तुम लोगों ने मेरी हमदर्दी नहीं बल्कि मेरी दौलत ज़्यादा के लालच में अपना बेटा मुझे सौंपा था। तुम लोगों ने मेरी बेटे को भी अपने साथ मिला लिया था। वह हमेशा तुम लोगों के गुणगान करता रहता था। तुम लोगों ने सोचा होगा कि ऐसा करके तो मेरी सारी दौलत को हथिया लोगे। वह न जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। तब हमें पता चला कि चाची के दिल में हमारे लिए कितनी नफरत भरी हुई थी। चाची को लग रहा था कि हम दौलत जायदाद आदि के चक्कर में उनके बेटे को इतना प्यार जताते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मेरी चाची मेरी माँ को से चीखते हुए बोली कि मेरे बेटे पर डोरे डाल रहे थे। तुम लोगों ने अपनी बहन की बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती थी, जिससे कि मेरे बेटे को मुझसे छीन सको और सारी दौलत जायदाद हथिया सको। उस दिन भी मेरा बेटा मेरे पास यही कहने आया था कि माँ, ताई जी की बहन की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे पसंद करता हूँ। और वह मैं फ़ौरन समझ गई कि यह सब पट्टी तुम्हारी पढ़ाई हुई है। मैंने फ़ौरन मना कर दिया था। मैंने अपने बेटे की सारी इच्छा पूरी की थी, लेकिन मैं उसकी इच्छा हरगिज़ नहीं पूरी कर सकती थी। मेरे बेटा मेरी बहुत इज्जत करता, मेरी सारी बातें मानता। जब मैंने उसे इस शादी के लिए मना किया तो वह मेरी बात फ़ौरन मान गया था, लेकिन वह बिल्कुल खामोश हो गया और उस रात अपने कमरे में चला गया। लेकिन सुबह अपने कमरे से बेजान शरीर के साथ मिला था। मेरे बेटे की यह मौत हादसा नहीं, बल्कि मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया था। चाची की घटिया सोच पर हम लोग कांप रहे थे। मेरी माँ ने जब मुझे चाची के हवाले किया था कि आज से यह तुम्हारा बेटा है, तो चाची को और भी ज़्यादा विश्वास हो गया कि हम सच में अपनी औलाद दौलत हथियाना चाहते हैं, तभी उनके घर में अपना बेटा दे रही हैं। वह पहले तो खामोश रही, मगर फिर सोचा कि अगर हम लोग उनका बेटा छीन सकते हैं तो वह भी हमारे घर का जवान बेटा उनसे छीन सकते हैं। और फिर इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ये घटिया हरकत की थी। पापा ने गुस्से में कहा, हम तुम्हारी दौलत पे लानत भेजते हैं। जो मरा वह सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि मेरे भाई की आखिरी निशानी भी था। पापा ने कहा कि हम ऐसी दौलत पे लानत भेजते हैं, इसके लिए किसी मासूम की जान देनी पड़े। पापा और मम्मी सारा सामान लेकर घर लौट आए और चाची को अकेला छोड़ आए थे। पूरा घर मेरे आसपास जमा रहता था और मेरा ख्याल रख रहा था। सबको मेरी मौत का डर था। अब मेरा ध्यान रख रहे थे और डॉक्टर के कहे अनुसार मुझे टाइम पर दवाइयाँ दे रहे थे। अब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा था, लेकिन मुझे अभी अपनी चाची का ख्याल आता था। मुझे उनका वह चुप चुप कर रोना याद आता था कि कैसे वह अपने बेटे के गम में चुप चुप कर रोया करती थी। मैं तो उन्हें अपनी माँ समझने लगा था और उनके साथ रहने से मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। मैं उन्हें अपनी माँ समझने लगा था। जैसे ही ठीक हुआ, चाची के पास फिर पहुँच गया। चाची मुझे देखकर नज़रें चुराने लगी थी। वह बहुत ही कमज़ोर और बीमार लग रही थी। मैंने उनके हाथ थामकर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। मैंने चाची से कहा कि आप अपने सारी दौलत जायदाद को गरीबों में बांट दें और गरीबों के लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा दें, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। हो सकता है ऐसा करने से आपके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी और आपके दिल को भी चैन मिलेगा। मुझे आपकी दौलत जायदाद आपका कोई भी लालच नहीं है। मेरी बात सुनकर चाची रो पड़ी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा था। मैंने माँ समझकर अपनी चाची को माफ़ कर दिया। उन्होंने अपनी जायदाद आज का आधा हिस्सा मुझे देने को कहा। मैंने मना कर दिया। फिर चाची ने
सारी दौलत जायदाद आज गरीबों में बांट दी थी। अपने बेटे के नाम से एक हॉस्पिटल बनवाया और उसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होने लगा। अब चाची हमारे साथ ही रहती और उनके चेहरे पे सच्ची खुशी दिखाई देती, जिसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता। मेरे घर वालों ने भी चाची को माफ़ कर दिया और हम सब लोग अब मिलकर रहते हैं और बहुत खुश हैं। मेरी चाची की एक गलतफहमी की वजह से यह सब हादसा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ ठीक था और सब बहुत खुश थे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।